हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके यूपी टेट के मैथ्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में। देखिए, जो आपका यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है 28 नवंबर को, तो उसके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है आज की वीडियो के अंदर जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आया हूं। एक क्वेश्चन से आपके कई कंसेप्ट क्लियर होंगे। जितने भी मैथ्स के आज आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे उसमें आपको फॉर्मूले वाले भी मिलेंगे, कंसेप्ट वाले भी मिलेंगे, और उसके अलावा बहुत से क्वेश्चन में आपको ट्रिक भी देखने को मिलेगी। तो ज्यादा कोशिश कर रहा हूं मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन दिए जाए, क्योंकि मैथ्स आपका ऐसा सब्जेक्ट होता है, एक तो बहुत से लोग इनको क्वेश्चन को करते नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग यूपी टेट के अंदर नहीं करोगे तो समझ लीजिए सुपर टेट के अंदर आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है, वो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपने यूपी टेट में ही मैथ्स को वीक छोड़ दिया तो अपना बहुत बढ़िया तरीका है अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने का मैथ्स का, यूपी टेट के जरिए आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आज की वीडियो के अंदर से जितने भी आपके चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे सभी ले दिए, इसलिए किसी भी एक क्वेश्चन को छोड़ना मत, सभी आज की वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उनके अलावा जिन बच्चों का सीटेट का एग्जाम है, जिन्होंने पेपर सेकंड के अंदर ली हुई है, इनफैक्ट पेपर वन वाले भी पढ़िए, क्योंकि ये मैथ्स के क्वेश्चन बड़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आज की वीडियो के अंदर मैंने लिए हैं, और ऐसे ही और क्वेश्चन आपको और देता रहूंगा। तो यूपी टेट वालों बच्चों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है ये वाले क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं आज की वीडियो के अंदर मेरे साथ आप लोग भी सोल्व करना कौन सही आंसर देता है। उसके अलावा मैथ्स के अलावा मैंने आपके लिए मैराथन क्लास की कही हुई है। सीडीपी की आपकी 5 मैराथन क्लास की मैंने कही थी, 1 मैराथन क्लास में कंप्लीट करा चुका हूं, 4 आपकी बच्ची है जो कि आपको जल्दी ही मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। एक मैराथन क्लास से कुछ नहीं होने का, इसलिए मैंने 5-5 मैराथन क्लास रखी हुई है, ताकि पूरा सिलेबस को पूरे जो जितने भी चीजें होती है उनको निचोड़ा जा सके। सीडीपी के अलावा कल आपकी ईवीएस की मैराथन होगी, पहली मैराथन होगी, पहली यूनिट की मैराथन होगी। तो कल रात ठीक 8 बजे आप लोग मेरे YouTube चैनल पर आ जाना। कल आपको ईवीएस की मैराथन क्लास देखने को मिल जाएगी जो आपके एग्जाम में बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और देख लेना, जो सीडीपी की और जो आपकी ईवीएस की मैराथन क्लास में ले रहा हूं, यूनिट वाइज में इसलिए ले रहा हूं, यानी इन दोनों मैराथन से आपके 25+25+ नंबर आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो इतनी मेरी कोशिश है, तभी मैं 5-5 मैराथन क्लास ले रहा हूं, वरना एक मैराथन देकर भी मैं काम चला देता। तो कल ठीक 8 बजे आप लोग आ जाना। कल आपके पर्यावरण अध्ययन की महामैराथन क्लास होने वाली है, क्लास फर्स्ट, और बाकी क्लास में जल्दी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा। तो आप लोग जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये वाला जो मैराथन है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना कहे आप लोग कर दिया करो। उसके अलावा ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। देखिए, सीडीपी में आपकी लगभग कंप्लीट करा रहा हूं, ईवीएस आपकी लगभग कंप्लीट करा रहा हूं, मैथ्स के भी बहुत आपके क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूं। लेकिन जैसा आपका यूपी टेट का सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो आपको वीडियो के साथ साथ ये मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग अपने यूपी टेट वाले नोट्स ले सकते हो। बस वीडियो देखना, नोट्स देख लेना, यूपी टेट का एग्जाम आपका पास नहीं होगा, बहुत अच्छे नंबर से पास होगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। लेकिन इसी व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके नोट्स लेना, क्योंकि इसी पर आपको रियल और जेन्युइन नोट्स मिलेंगे, वरना मेरे नाम से और मेरे नोट्स के नाम से बड़ी गलत चीजें लोग बाग दे रहे हैं, कोई 100 रुपए में 200 रुपए में फ्री में, और गलत चीज दे रहे हैं और बच्चों का फ्यूचर खराब करे। ठीक है, तो इस वाले व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आपको रियल नोट्स मिल जाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर है जो आज तक यूपी टेट में पूछे गए, सब नोट्स के अंदर मैंने डाला हुआ है। जितना भी एससीईआरटी किताबों का निचोड़ है सब नोट्स के अंदर डाला हुआ है, कोई एससीईआरटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका बाकी का कंटेंट है वो भी आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप लोग ले लेना। तो चलिए कर लेते हैं आज आपके मैथ्स के बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को। साथ में आप लोग भी आज पेन और कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि आज मैथ्स के अंदर आपको खुद भी सोल्व करने पड़ेंगे। चलिए, सामने आ गया स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन, और वीडियो के एंड में मुझे बताना कि आपका आज की वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए कितना आपका स्कोर हुआ है, ताकि पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी हो रखी है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको कोई संख्या दे दी। देखिए, इसके अंदर आपको सीधा ट्रिक लगेगी। ये आपको कोई संख्या दे दी और उसमें आपको कोई भी यूनिट डिजिट का अंक पूछ लिया, यूनिट डिजिट आपसे पूछ ली। अब देखिए, इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको यूनिट प्लेस पूछे, यानी कि आपसे इकाई का अंक पूछे, तो सिंपल से आप लोग एक ट्रिक आपको अपनानी है। और वो ट्रिक क्या है, जो भी आपको नंबर की जो पावर दी होगी, जैसे इसमें 99 पावर दी हुई है, इसमें 50 पावर दी हुई है, उनको आप लोग 4 से डिवाइड कर लेना। पहला काम देखिए करते हैं साथ के साथ, इसके अंदर क्या लगेगी, वरना इसको सोल्व करने बैठोगे बहुत बड़ा आपका सोल्यूशन हो जाएगा और सही भी नहीं बैठेगा। तो जो पावर है 99, इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से, और अगली पावर है 50, इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से। पहला काम 4 से डिवाइड करो, करते हैं। 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, 9, 4 चौक 16, 9 में से 6 गया 3। अभी जो 3 बचा है, जो 3 शेषफल बचा है, रिमाइंडर बचा है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब 50 को 4 से करो, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, 0, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2। अब यहां रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। ये रिमाइंडर ही आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है, जो आपका
क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अब आपको जो नंबर दिए हुए हैं इनकी आपको पावर नहीं लेनी, इन पावर को काट देना। अब जो रिमाइंडर बचा है इसका यूज करना है आपको। तो 3 की जगह पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी माइनस, और यहां पर 3 की पावर 50 की जगह क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इसको सोल्व करिए। 3 की क्यूब क्या होती है 27, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 तिया 9। तो 27 में से 9 गए, कितने बच्चे 18। 18 में यूनिट डिजिट कौन सी हो जाएगी, 8 हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी। इकाई का अंक हमारा कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दहाई का अंक पूछता तो 1 हो जाएगा। तो देखिए आंसर आपका निकल कर आ गया, फोर्थ आंसर आपका निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए सिंपल सी क्या ट्रिक लगी थी, और ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा यूपी टेट के अंदर, आपके सुपर टेट के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। जब भी आपको इकाई का अंक पूछे और कितनी भी आपको पावर दे दिया, यहां पर 99 की जगह 9000, 9 लाख कुछ भी पावर दे दे, तो सबसे पहला काम करो आप उस पावर को 4 से डिवाइड कर दो। जैसे यहां पर 99 को 4 से डिवाइड करा, 50 को 4 से डिवाइड करा। डिवाइड करने के बाद जो आपके रिमाइंडर बचे उन रिमाइंडर को पावर की जगह रख देना, और जो भी आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इतना सिंपल सी इसके अंदर आपको ट्रिक लगानी थी। अब बताइए इसके अंदर करने के लिए कुछ था। दूसरी बात, इसके अलावा एक इसमें दूसरी टाइप की एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे मैं अपनी तरफ से कोई नंबर देता हूं, मान लीजिए 97854 मल्टीप्लाई बाई 765987 मल्टीप्लाई बाई 800976, इस तरीके से दे दिया। अब इस एग्जामिनर ने आपको एक क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब आप क्या काम करोगे, पेपर में इनके आपस में मल्टीप्लाई करते फिरोगे। पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे। पूरा एक क्वेश्चन आपके कम से कम 10 मिनट लेकर चले जाएगा। नहीं, आपको देखिए क्या काम करना है। अगर हमसे यूनिट डिजिट पूछिए, इकाई अंक का अंक पूछा है, तो सिर्फ हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, हमको और किसी से मतलब कुछ भी नहीं है। यहां पर यूनिट डिजिट कितनी है 6, यहां पर यूनिट डिजिट कितनी है 7, और यहां पर यूनिट डिजिट कितनी है 4। बस इनसे हमें मतलब है, बाकी ये भाड़ में जाए। देखिए 6 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7 छंग 42। 42 में यूनिट डिजिट कितनी है 4, 4 गया साइड में, 2 बचा। तो 2 की अब यूनिट डिजिट 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8। तो यूनिट डिजिट कितनी निकल कर आ गई, 4 निकल कर आ गया आपका इकाई का अंक। देखिए कितनी सिंपल चीज थी। इसी चीज का इंप्लीमेंट करना है आपको अपने एग्जाम के अंदर। ये इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी। अगर आपसे पावर वाला क्वेश्चन दे दिए तो 4 से डिवाइड करके उसके रिमाइंडर का यूज करके निकाल देना। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दे तो सिर्फ यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करना और आंसर आपका वही आ जाएगा। तो ये होगी आपका पहला क्वेश्चन, यानी कि पहली आपके कंसेप्ट का आपका पहला सवाल। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए यदि 8 पेन का क्रय मूल्य यानी सीपी दिया हुआ है, 8 पेन का 6 पेन के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर दिया हुआ है, तो लाभ प्रतिशत, यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज हमें पूछा है, दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जो चीज आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनते जाना। देखिए ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी तो दे देता है 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ लाभ हानि कितनी। पहला तो ये हो गया। कभी कभी दे देता है उल्टा कर देगा कि 8 पेन का विक्रय मूल्य 6 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ लाभ हानि परसेंटेज कितना हुआ। इसके अंदर आपको सिंपल सी ट्रिक लगानी है, मेरे वाली ट्रिक। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और यूपी टेट के अंदर बहुत देखने को मिलता है, आप क्या काम करोगे, ये दोनों जो आपको सीपी एसपी दिए होंगे इनका आप लोग डिफरेंस निकाल लो। पहला काम, सबसे पहला काम करो, इनका डिफरेंस निकाल लो, यानी इनको आपस में घटा दो। 8 में से 6 गए, कितने बचे 2। सबसे पहला काम आपने कर दिया घटाने का, तो 2 आपने घटा दिया। उसके नीचे आपको अपोन में हमेशा सेलिंग प्राइस जो इसके साथ में वैल्यू होगी वो लिखनी है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए 2 बटे में एसपी कितना दिया हुआ है, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, तो ये वाला एसपी आपको लेना है, यानी कि 6 और इनटू में 100, तो 2 तिया 6, तो 100 बटे 3 कितना हो जाएगा, 100 बटे 3 का मतलब हो जाएगा आपका 33। हाँ, पहला ही आंसर आपका सी हो जाएगा, 33 3 99, 100 बटे 3, पहला आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 100 बटे 3 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में करने के लिए कुछ था सिंपल सा, पहले दोनों का सीपी और एसपी का आपने डिफरेंस निकाला, उनको आपस में घटाया, घटाने के बाद आपकी वैल्यू निकल कर आ गई, और नीचे आपको हमेशा आपने रख दिया एसपी मल्टीप्लाई 100, आपका सोल्यूशन निकल कर आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर था कुछ नहीं था। अब अगर इसी में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, यहां पर क्रय मूल्य की जगह यहां पर आपको दे दे विक्रय मूल्य, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस दे दिया, और यहां पर विक्रय मूल्य की जगह यहां पर दे दिया आपको क्रय मूल्य,
यानी कि आपको दे दिया कोस्ट प्राइस दे दिया। अब क्या काम करोगे, सेम वही काम आपको करना है जो मैंने आपको बताया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इनके आपस में माइनस कर दो इनको। तो 8 में से 6 गए, 2 बचा। अब देखिए विक्रय मूल्य के साथ कौन सा है, विक्रय मूल्य ये रहा, इसके साथ है 8, तो इस बार हम 6 नहीं लेंगे 8 लेंगे, तो 2/8 गुना 100, इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसी ट्रिक लगानी है, चुटकियों में आपके आंसर होंगे और बिल्कुल सटीक आपके आंसर होंगे जो आपके मैथ्स के आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपका अगला क्वेश्चन। देखिए मैथ्स में मैं आपसे ये प्रोमिस तो नहीं करता कि मैं आपको 30 में से 30 दिला दूंगा, इतना प्रोमिस मैं आपसे नहीं करता, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी आपको झूठ नहीं बोल सकता, ये 100 क्वेश्चन कर लो या 50 कर लो, आपका यही से देखने को मिल जाएगा। सीडीपी के अंदर और आपके ईवीएस के अंदर मैं पूरा कॉन्फिडेंस हूं कि मैं आपके 25-25 तक दिला सकता हूं, लेकिन मैथ्स के अंदर आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए यूजफुल रहेगा। आज की वीडियो के अंदर से भी आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन 30 में से 30, 30 में से 25 नहीं मिलेंगे, लेकिन अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करिए, तभी आपका समाधान हो पाएगा आपके यूपी टेट के एग्जाम में। और नोट्स के अंदर जितने भी आपको आंसर मिलेंगे ना, उनके अंदर जो सोल्यूशन मिले होंगे वो मेरे खुद के सोल्यूशन मिलेंगे, कोई भी किताबी भाषा का नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने आपको बनाने में इतना उनको टाइम लगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 4 अगस्त 2017 को शुक्रवार है, तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन आपका कैलेंडर वाले से, 1 नंबर का क्वेश्चन आपके यूपी टेट के एग्जाम में आपके कैलेंडर वाले से पूछा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है, इसके अंदर आपको कई कई वैरायटी देखने को मिलती है। ये तो खाली सिर्फ एक वैरायटी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत वैरायटी देखने को मिलती है। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें इसकी और वैरायटी डाल दूंगा। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देखिए। देखिए जिस भी ऑप्शन में आपको, जिस क्वेश्चन में आपको, सॉरी ऑप्शन बोल रहा हूं, जिस क्वेश्चन में आपको के बाद देखने को मिल जाए, तो इसके अंदर आपको सिंपल से एक ट्रिक लगानी है। और ट्रिक क्या लगानी है, के बाद जितने भी दिनों के बाद पूछे उसमें आप लोग 1 जोड़ दो। 61 में 1 जोड़ दिया, कितने हो जाएंगे? 62। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान से समझना। 61 में आपने क्या जोड़ दिया? 62 जोड़ दिया। अब जो ये 62 आपका निकल कर आया है, इसको आप लोग सप्ताह में कन्वर्ट कर लो। सप्ताह में कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसको 7 से डिवाइड दे दो। जब आप इसको 7 से डिवाइड दे दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 × 8 = 56 और 6 आपका रिमाइंडर बचा। अब देखिए 6 रिमाइंडर बचा, तो समझ लो हमारा आंसर निकल कर आ गया। यानी कि आपको 6 दिन लेने हैं, जो भी दिन आपसे पूछा है। दिन क्या पूछा आपसे? शुक्रवार। तो शुक्रवार के बाद 6 दिन क्या बचेंगे? शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो आंसर आपका निकल कर आ गया, बृहस्पति आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक, इसको आप लोग समझे? सिंपल सी ट्रिक थी। जो भी आपको दिन पूछे, के बाद पूछे, 1 जोड़कर उसको सप्ताह में कन्वर्ट कर लो और सिंपल आपका आंसर निकल कर आ गया। जो इसकी और वैरायटी के क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में दूंगा। हर चैप्टर से कुछ ना कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर लिए हुए, इस वाले में ये देखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको देखिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इफ द डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर, कि यदि 2 संख्याओं का अंतर और गुणनफल 25 तथा 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों मतलब रेसिप्रोकल। देखो रेसिप्रोकल का 1 नंबर तो आपको यूपी टेट के एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है। आखिरकार रेसिप्रोकल है क्या? आपने स्कूल के अंदर भी पढ़ा होगा। रेसिप्रोकल का बेसिकली मतलब होता है उल्टा। अगर किसी डिजिट का हम उल्टा, ये क्या बन गया, अगर किसी डिजिट का हम उल्टा कर देंगे तो समझ लो हमारा रेसिप्रोकल नंबर हमारा निकल कर आ जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना किसी नंबर का। अब सिंपल सा इतना हमने समझ गया कि हमें सिर्फ उल्टा करना है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद अपना आंसर निकालते हैं। देखिए वो कह रहा है यदि 2 संख्याओं का डिफरेंस, अंतर और गुणनफल इतना इतना है, तो 2 संख्या मान लीजिए, हमने मान ली एक संख्या x मान ली और एक y मान ली, तो इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 5। सिंपल लिख दिया, जो जो बोल रहा है करते जाओ। फिर इनका गुणनफल पूछ रहा है प्रोडक्ट, तो एक्स वाई का गुणनफल कितना है? वह इसका 36। यहां तक आपने लिख दिया। अब कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का अंतर यानी रेसिप्रोकल का अंतर कह रहा है। अब देखिए रेसिप्रोकल का मतलब क्या बताया था? रेसिप्रोकल का मतलब बताया था मैंने आपसे उल्टा, कि उसको उल्टा कर दो। तो एक्स वाई को अगर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x उल्टा कर दिया ना, और अंतर पूछा है तो -1/y, ये हमने उल्टा कर दिया। अब इसको सोल्व करो, एलसीएम ले लो, एक्स वाई ले लिया। अब इसको सोल्व करेंगे, x से x गया तो ये ऊपर आ जाएगा y, माइनस y से y गया तो ये आ जाएगा x। अब देखिए सिंपल सामने आपकी स्क्रीन पर आपका आंसर आ गया। आप क्या कहोगे सर ऑप्शन के अंदर तो ये आंसर ही नहीं है। देखिए सिंपल से समझना, ये तो हो गया आपके रेसिप्रोकल नंबर जो हमने उल्टे करे थे। ये हो गया 2 संख्याओं का अंतर y माइनस एक्स यानी 2 संख्याओं का अंतर, और नीचे हो गया 2 संख्याओं का गुणनफल। तो आपको क्या चीज देखने को मिल रही है कि जो 2 संख्याओं का जो रेसिप्रोकल नंबर होता है वो 2 संख्याओं के अंतर बटे में 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। यही तो सामने आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है।
तो रेसिप्रोकल नंबर में दो संख्याओं का अंतर हमारा कितना था, ये रहा हमारा 5, तो हमने लिख दिया 5। नीचे क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल था हमारा 36, तो आंसर निकलकर हमारा कितना आ गया, 5/36 हमारा आंसर निकलकर आ गया। अब इसके अंदर करने के लिए कुछ था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको पता होना चाहिए रेसिप्रोकल क्या होता है, और आप जैसा जैसा बोलता जाए एग्जामिनर उसको वैल्यू को पुटअप करते जाओ, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका सेम इक्वेशन। अच्छा, इस चीज में एक और चीज देखो, अगर अंतर ना देकर अगर आपसे पूछ लेता इनका जोड़ कितना है, अंतर की जगह जोड़ भी तो पूछ सकता है ना, जरूरी थोड़ी अंतर पूछे। तो क्या काम करो, दो संख्याओं का जोड़ 5 हो गया, तो इनके जो रेसिप्रोकल नंबर कितना हो जाएगा, 1 + x + 1/y, तो यहां पर प्लस प्लस आ जाएगा, तो तब भी आपका आंसर यही निकल कर आ जाएगा। मतलब आपसे या तो जोड़ पूछे चाहे अंतर पूछे, सेम आपका यही आंसर निकल कर आना है, क्योंकि इक्वेशन के अंदर आपका सेम फिट बैठ रहा है। देखिए कितना सिंपल आंसर था, इसको आप लोग समझ गए। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आ गया, ये तो यूपीटेट और सीटेट वालों के लिए, दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैथ्स आ रही है यूपीटेट और सीटेट के अंदर तो समझ लो विले साहब आपको देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका कि जो वेन हिले है, वेन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह क्या है, भिन्न है, संख्या की संकल्पना है, स्थानीय मान है, या फिर ज्यामितीय चिंतन है। इसका आंसर तो आप लोग बता दीजिए, बड़ा आसान है। जी हाँ, बुक की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप नोट्स ही लीजिए। हाँ वो कह रहे हैं कि बुक वुक जितने भी नाम बता रहे बुक के नाम, उनको कबाड़े में बेच दो। नहीं देखो, कबाड़े में मत बेचो, अगर लेकर आए हुए तो उनको रख लो, ठीक है। ऐसा मतलब किताबों का अपमान नहीं करना चाहिए। जो प्रोडक्शन, ये जो पब्लिकेशन वाले हैं उनका अपमान कर दो, लेकिन किताबों का मत करो, ठीक है। किताबों का अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए अब वेन हिले की अगर मैं बात करूं तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ, ज्यामितीय चिंतन हो जाएगा। तो वेन हिले साहब ने जो एक सिद्धांत दिया था ज्यामितीय चिंतन, जिसको कि इंग्लिश के अंदर ज्योमेट्रिक थिंकिंग के नाम से जाना जाता है, तो इस सिद्धांत के अंदर वेन हिले साहब ने बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं। जो बच्चे होते हैं, जैसे हम स्कूल के अंदर थे तो हमने एकदम तो ज्योमेट्री नहीं सीख ली थी कि एकदम ही हमको ज्योमेट्री आ गई। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जैसे जैसे हम मैच्योर होते गए, हमको चीजें पता चलती गई, तो हम ज्योमेट्री सीखते गए। तो जिस तरीके से हमने ज्योमेट्री सीखी है, उसी बात को वेन हिले साहब ने इस वाले सिद्धांत के अंदर कहा है, जो है आपका ज्योमेट्रिकल थिंकिंग यानी ज्यामितीय चिंतन। अब इस सिद्धांत के लिए इन्होंने कितनी स्टेज बताई थी, इसके लिए इन्होंने 5 स्टेज बताई थी, 5 अवस्थाएं बताई थी। अब इन 5 अवस्थाओं के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वेन हिले साहब का नाम लिख लेना और साथ में मेरा नाम लिख देना सचिन, तो ये आपको थ्योरी मिल जाएगी और आप एक ही बार में इसको समझ जाओगे, क्योंकि बड़ी थ्योरी है, आज की वीडियो के अंदर पूरी नहीं हो पाएगी, तो उस वीडियो को देख लेना। देखिए आपका सीटेट हो, यूपीटेट हो, कोई भी हो, आपको कोई भी चैप्टर अगर देखना हो तो यूट्यूब पर जाकर उस चैप्टर का नाम लिखिए, साथ में मेरा नाम लिख दिया करो सचिन, वो आपको चैप्टर मिल जाएगा जिसमें चीज आपको डिटेल में मिलेगी। जैसे वेन हिले साहब का ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यामितीय चिंतन, लेकिन अगर आप लोग इसके डिटेल में जाओगे तो इन 5 अवस्थाओं में से आपका क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है बहुत बार एग्जाम के अंदर, तो डिटेल में उस वाली वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना। ठीक, चलिए बढ़ जाते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ 1 नंबर का क्वेश्चन आपके यूपीटेट के एग्जाम में टाइम एंड वर्क का जरूर देखने को मिलेगा। अब चलिए क्वेश्चन को इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ए अकेला किसी काम को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है और बी अकेला इसी काम को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है, ठीक है, यानी बी जल्दी समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस काम को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। बेसिकली देखिए जो आपका ये चैप्टर है टाइम एंड वर्क वाला, इसके अंदर क्वेश्चन की बहुत ज्यादा वैरायटी है, और अगर कम से कम देखा जाए तो 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे, 6 से 7 वैरायटी है जो बार बार आपके एग्जाम में आती जाती है। एक तो यही वैरायटी होगी, जो आगे और वीडियो मैथ्स की डलेगी उसमें और वैरायटी में डाल दूंगा ताकि आपको ये चीज मिल जाए। अब जो ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसके अंदर आपको सिंपल सी एक ट्रिक लगानी है, जिसके अंदर आपको और कुछ भी नहीं करना। देखिए ए अकेला किसी काम को कितने घंटे में कर देगा, 15 में, तो ए कितने में कर देगा, 15 में, और बी उसी काम को कितने घंटे में कर देगा, 12 घंटे में, तो बी कितने में कर देगा, 12 घंटे में। अगर एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन देखी, ए अकेला इतने में, बी अकेला इतने में, तो दोनों मिलकर कितने में करेगा, तो सिंपल सी इसके अंदर आपको क्या चीज यूज करनी है कि ऊपर तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 15 गुना 12 यानी ए और बी के जो भी काम इसमें टाइम लगाए, ऊपर तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे इनको जोड़ दो, नीचे इनको जोड़ दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। सिंपल से आपको ये ट्रिक अपनानी थी कि ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दो और नीचे इनको जोड़ दो, आपका आंसर निकल कर आ गया। 15 की अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5
जीरो और 180, 15 की और 12 की मल्टीप्लाई करी 180 आ गया, और 15 और 12 जोड़े तो 5 2 7 और 2 27। तो 27 को इससे काट कर देखो, 9 से काटते 9 दूनी 18, जीरो 9 तिया 27, तो 20/3 आपका आंसर निकल कर आ गया। इसको सोल्व कर देना तो यानी आंसर आपका पहला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको ऊपर मल्टीप्लाई करी और नीचे आपने जोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर सेम आपको यही ट्रिक अपनानी है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है ए अकेला इस काम किसी काम को इतने दिन में कर सकता है, बताइए बी उस काम को कितने दिन में लग सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है ए ने काम करना शुरू करा, बी बीच में से छोड़कर चला गया। मतलब ये कुछ 6-7 तरीके की वैरायटी होती है, उनको मैं करा दूंगा, वरना नोट्स के अंदर आप लोग पढ़ोगे तो आपको सभी मिल जाएगी। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कोऑर्डिनेट एंगल। देखिए इसको कोऑर्डिनेट है, ये कोटि पूरक की बात हो रही है। ठीक है, कोटि पूरक का मतलब इसको मैं हटा ही देता हूं। देखिए एक तो हो गया आपका, हिंदी में पढ़ता हूं पहले, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। देखिए पहले तो आप लोग जानिए जो संपूरक कोण होता है, यानी जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो क्या होता है। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल जो संपूरक कोण होता है, जिसमें जो दो कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। संपूरक कोण के अंदर दो कोण 180 डिग्री के होते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर मैंने लिख दिया 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो दो कोण कितने डिग्री हो गए 180 डिग्री के हो गए। तो ये होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। उसके अलावा जो होता है आपका कोटिपूरक कोण, और जिसको कोटिपूरक कोण को कहा जाता है, यहां पर लिख देता हूं मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो दो कोण की माप होती है वो कितनी होती है, वो होती है 90 डिग्री। देखिए सप्लीमेंट्री में कितनी होती है 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री में कितनी होती है 90 डिग्री होती है। बस इसको आपको इतने पता होना चाहिए था। सिंपल, जैसे जैसे भाई साहब करता जा रहा है अपनी वैल्यू पुटअप कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। चलो कर लेते, संपूरक कोण का ये मैंने इक्वेशन रख दी, और कितने गुना बताया था 3 गुना बताया था। देखिए ये सामने मैंने इक्वेशन रख दी जैसे जैसे इसने बताई थी। ये इसके किसका है, इसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। अब इसको सोल्व कर दो। देखिए कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। 180 में से ये एक्स ऐसे रख दिया, 9 27 माइनस 3x, ये हो गया आपका। ये 3x इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x। और अगर 270 हो गया आपका, 270 में से माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका 90, और x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल कर कितने आ गई 45, आंसर हो जाएगा आपका 45। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी करने के लिए नहीं था, सिर्फ आपको सप्लीमेंट्री एंगल पता होनी चाहिए और आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता होनी चाहिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इन जितने भी एंगल होते हैं इनकी प्रॉपर्टी आप लोग याद करिए, इनके एग्जाम्पल याद करिए। अगर आप कहोगे सर कोई ट्रिक बता दो, कोई ट्रिक नहीं है, दुनिया के अंदर कोई ट्रिक ही नहीं है। ये जो फॉर्मूले होते हैं, सॉरी एग्जांपल कह रहा हूं, जो फॉर्मूले होते हैं और जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है जितनी भी, वो आपको याद ही करनी पड़ेगी। सुपर टेट का भी एग्जाम पास करना है, कोई भी एग्जाम पास करना है तो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, जहां जहां ट्रिक लग रही है वहां मैं ट्रिक लगा रहा हूं, लेकिन जहां जहां आपको सोल्यूशन होते हैं तो आपको सोल्यूशन ही करने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। देखो भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं आपके टीचिंग एग्जाम में भी और नॉन टीचिंग एग्जाम में भी। और आप जैसे मैं भी एग्जाम देता था तो बहुत परेशान करते थे। ये दुगुने, 4 गुने, 3 गुने, 5 गुने, 8 गुने, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको गुने वाले मिल जाए ना, तो उसके अंदर सिंपल से आप लोग एक ट्रिक लगाना। देखिए इसके अंदर गुना वाले के अंदर लगेगी, लेकिन ये ट्रिक याद रखना, जितने भी गुना वाले पूछे ट्रिक क्या लगेगी, जो जितना भी आपको गुना दिया हो, 4 गुना, 2 गुना, 5 गुना, उसके अंदर से माइनस करते जाओ एक एक को। यहां पर कितना दिया हुआ है 4 गुना, तो 4 गुना में से मैंने 1 माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगला कितना, इससे पहले कितना गुना है 2 गुना, तो 2 गुने में से 1 माइनस कर दिया, और जो भी आपको टाइम दिया हुआ है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 4 में से गया 3, 2 में से गया 1, इंटू 8, 8 के 24, 24 आपका आंसर निकल कर आ गया। बताइए क्या किसी किताब के अंदर इतना जल्दी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा? अगर इसको मैं कराने बैठूंगा ना तो ये कम से कम मान के चलिए 5 लाइन में कंप्लीट होगा ये वाला आंसर। लेकिन आपको ये ट्रिक लगानी है, किस में लगानी है, जिस भी क्वेश्चन में आपको गुना देखने को मिल जाए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो जितने जो जो गुना वाले हो उनको एक एक घटाते जाना और टाइम वाले से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चाहे तो आप लोग ये भी लिख सकते हो m-1 अपॉन n-1 इंटू टी, यानी कि टाइम। ये इसके अंदर इक्वेशन फिट हो जाएगी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर करने के लिए कुछ था, कुछ भी नहीं था। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिश्रण वाले से आ गया। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो है वो है 5:2। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, ठीक है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए इसको सिंपल सा सोल्व करते, इसके अंदर आपको कोई ट्रिक नहीं देखने को मिलेगी। भाई दूध और पानी का कितना लीटर का मिश्रण है, 42। मैं लिख देता हूं, मैंने लिख दिया दूध और मैंने लिख दिया पानी, सिंपल सा लिख दिया। टोटल कितना लीटर है दोनों को मिला के, 42 लीटर। तो मैंने लिख दिया यहां पर 42 लीटर है। 42 लीटर में दूध भी है और पानी भी है। अभी हमें ये नहीं पता कितना कितना है। आगे कहता है कि दूध और पानी का रेशियो है 5:2, तो इसका रेशियो 5:2 है। अगर हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा। अगर हम 42 का दूध का रेशियो पहले निकालेंगे तो 5:2 है, तो इसको सोल्व करेंगे 5 बटे, ये नीचे जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 छंग 42, तो 6 पंजे 30। तो दूध कितना आ जाएगा 42 लीटर में, 30। बचा कितना, ये 12 निकल कर आ जाएगा। चाहे तो यहां सोल्व करके देख लो, 12 गुना, अब पानी का निकालो, 2 गुना 7, 7 छंग 42, तो 12 निकल कर आ गया। मतलब जो 42 लीटर का जो मिश्रण था, 42 लीटर में 30 लीटर दूध हो गया और 12 लीटर पानी हो गया। इसका मतलब भाई पानी अच्छा खासा मिला हुआ है। जो दूध देने वाला है ना, बड़ी गड़बड़ी कर दी इसने। आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दे, मतलब कस्टमर की और जान निकाल दो, तो करो भाई मिला दो और पानी। 12 में अगर 3 लीटर पानी और मिला दिया, कितना हो गया, 15 लीटर पानी हो गया। तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए दूध का अनुपात कितना है, 30, और पानी का कितना बन गया, 15। तो इसको सोल्व कर लो, नया रेशियो बनेगा जो 15 से काट दो, 15 दूनी 30 और 15 का 15, 2:1, 2:1। आंसर आपका थर्ड निकल कर आ गया। देखिए क्वेश्चन के अंदर ना तो ट्रिक लगी ना कोई फॉर्मूला लगा, जैसे जैसे उसने कहा वैसे वैसे मैंने वैल्यू पुटअप करी और सीधा सोल्व करके दिखा दिया। 42 लीटर के दूध में सिंपल रेशियो से दूध अलग करा, पानी अलग करा, फिर उसने कहा पानी मिला दो, तो मैंने पानी मिला दिया, ठीक है, और सीधा मेरा आंसर निकल कर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपके बड़े हल्के क्वेश्चन आते हैं, जो यूपी टेट का एग्जाम है ना, बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी चीजें पता है ना, आप लोग निकाल के ले जाओगे बहुत अच्छा स्कोर, ठीक है। क्योंकि यूपी टेट में आपको पेडागोजी देखने को नहीं मिलेगी, 2-4 क्वेश्चन पेडागोजी के मिल जाएंगे, वरना सारे आपके न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन सबसे छोटा क्वेश्चन, और मेरी तरफ से लिख लो इस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जितने भी मैंने आज तक एग्जाम दिए, चाहे टीचिंग के दिए हो, नॉन टीचिंग के दिए हो, ये वाला क्वेश्चन मुझे मैथ्स के अंदर बहुत बार देखने को मिला है। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है और सेम इजीटी आ जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है आपकी 2। आंसर आपका हो गया, दूसरा आंसर आपका सही हो गया। अगर मैं बात करूं अभाज्य संख्या की, प्राइम नंबर की बात करूं, तो देखिए प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल 1 से डिवाइड होते हैं या सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। किससे होते हैं, या तो सिर्फ 1 से होते हैं या सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, वो होता है आपके प्राइम नंबर। कैसे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। इस तरीके से ये सभी क्या है, ये आपके प्राइम नंबर है, या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर सिर्फ अपने आप से होंगे और किसी से नहीं होने के। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी तो वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं सर 1 भी तो होगी, 1 आपकी ना तो अभाज्य संख्या है ना ही आपकी भाज्य संख्या है, ठीक है। तो आंसर इसमें 2 हो जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चन भी आपका यही है। चलिए बढ़ जाते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये वाला। पेन कॉपी लेकर बैठे हो ना साथ के साथ, आज सोल्व करते जाइए, सोल्यूशन करते जाइए, ठीक है। तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, प्रैक्टिस बढ़ेगी। मेरे कहने से 1 घंटा दे लो अपने यूपी टेट के एग्जाम तक, आपका यूपी टेट में भी अच्छा स्कोर होगा और सुपर टेट में भी आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मेरे कहने से इतना तो कर लो। चलिए अब देखते हैं अभी अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका दे दिया कि एक समचतुर्भुज रोम्बस के डायगोनल की लंबाई, विकर्णों की लंबाई है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा है कि जो समचतुर्भुज है उसकी भुजा कितनी है। रोम्बस की हमसे साइड पूछ ली है कितनी है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं और निकालते हैं इसकी जो ये पूछ रहा है भुजा, ठीक है। पहले तो मैं रोम्बस बना देता हूं, ये मैंने बना दिया रोम्बस समचतुर्भुज, ठीक है। और ड्राइंग के ऊपर मत जाना, ड्राइंग ऐसी खराब हो रखी है। ये मैंने बना दिया समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि इसकी जो चारों भुजाएं होती है, जो चारों साइड होती है, वो इक्वल होती है, बराबर होती है, और डायगोनल एक दूसरे को यहाँ पर आपके 90 डिग्री पर काटते हैं। ये इसकी एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि रोम्बस की साइड पूछी है, यानी समचतुर्भुज की भुजा पूछी है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है इसका, तो सिंपल सा आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। साइड का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का फॉर्मूला होता है आपका 1/2, उसके अलावा ये आपके डायगोनल के विकर्ण
को स्क्वायर हम कर देंगे, D1 D2 से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। बस इसके अंदर अपना वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो भाई वैल्यू पुटअप करते हैं, 1/2, ये D1 कितना था हमारा 16, तो 16 का स्क्वायर कर दो, प्लस और D2 कितना था 12, तो 12 का स्क्वायर कर दिया। यहां तक कर दिया, आगे देखते हैं 1/2। आगे देखते हैं 16 का स्क्वायर होता है 256, 12 का स्क्वायर होता है 144। यहां तक हो गया, आगे सोल्व करते हैं। 256 में अगर 144 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10 की 5 9 10 की 2 3 4 400 हो गया, ठीक। तो उसका आगे सोल्व करते हैं। अगर हम इसको लिख दे 20 का स्क्वायर, 400 को अगर हम 20 का स्क्वायर लिख दे तो भी एक ही बात है, तो स्क्वायर से आपका कट जाएगा, कितना बचा 1/2 इंटू 20, और 2 से 20 को काट दो तो आंसर निकल कर आ जाएगा आपका 10, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। देखिए मैंने सिर्फ कुछ नहीं करा, मुझे सिर्फ इसका फॉर्मूला पता था, साइड का फॉर्मूला पता था कि समचतुर्भुज की साइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। फॉर्मूले के बाद मैंने सेम एज इट इज वैल्यू को पुटअप करा और मेरा आंसर निकल कर आ गया। इसलिए कह रहा हूं आपको फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले याद करिए, उसके बिना आपका पॉसिबल नहीं है मैं इतना अच्छा स्कोर हो पाना, ठीक है। तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना आप लोग फॉर्मूले याद करोगे, कंसेप्ट आपको पता होंगे, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, इस तरीके के जितनी भी चीजें, उतना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए बढ़ जाते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बच्चे बहुत से सही भी आंसर दे रहे हैं, तो बड़ी देखकर खुशी हो रही है कि इनकी तैयारी अच्छी हो रखी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम परीक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। अब बताइए, सामने 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए अपनी तरफ से मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, आपके यूपीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था आपका कि केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन कौन सी माप होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा था केंद्रीय प्रवृत्ति की जो प्रमुख माप होती है कौन कौन सी होती है, ये आपके यूपीटेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो देखिए वो होती है आपकी 3 प्रमुख माप होती है। एक होती है आपकी मीन यानी कि माध्य, एक होती है आपकी मीडियन यानी कि माध्यिका, और एक होता है आपका मोड यानी कि बहुलक। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की कितनी माप होती है, 3 माप होती है, मीन, मीडियन और मोड। पहला क्वेश्चन है, आप लोग ये समझिए। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, दूसरी तरीके का क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम उनको अवरोही क्रम में रखे, यानी कि अगर हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखे तो आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम परीक्षण हटाए जाते हैं तो कौन सी माप प्रभावित होते हैं। तो देखिए सिंपल सा इसका आंसर आपका बन जाएगा, बिल्कुल सही दे रहे हो आप लोग, थर्ड आपके माध्य और बहुलक बनेंगे। अब देखिए इसके ऊपर डिटेल में मुझे पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी, ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर मैं आपको मीन, मोड, मीडियन कराने बैठूंगा तो बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा। लेकिन आप लोग सिंपल सा एक चीज समझ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं मीन की, मीडियन की और मोड की, देखिए मोटी मोटी बात बता रहा हूं, वरना कोशिश करूंगा अलग से एक चैप्टर बना के डालूं, वरना नोट्स में पढ़ लेना। अगर मीन की बात करूं तो जितने भी हमको नंबर दिए होंगे, अगर हमसे मीन पूछे तो उन नंबर को जोड़कर सेम नंबर से डिवाइड कर दो। मान लो जो यहां पर हमको दे दिए 2 6 5 3 7, ये नंबर हमको दे दिए, तो अगर हमसे मीन पूछा है तो इन नंबर को जोड़ लो, 2 + 6 + 5 + 3 + 7, और जितने भी ये नंबर है जितने बार आ रहे हैं उनसे डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहे हैं तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा मीन निकल कर आ जाएगा। सिंपल। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले मीडियन निकालो, ठीक है, मीडियन मतलब माध्यिका निकालो, माध्यिका का मतलब बीच में जो वैल्यू सबसे बीच में बैठी हुई है, जैसे बीच में कौन है, ये बैठी हुई है, तो बीच में कौन बैठी हुई है, 5 बैठी हुई है। लेकिन सीधे मत निकाल देना 5, पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना, पहले इनको किस में कर लेना, असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना, बढ़ते हुए क्रम में कर लेना, और फिर बीच में जो आपको दिखेगी उसको निकाल देना। अब इसमें एक और वैरायटी देखने को मिलती है, इसलिए मैंने कहा था अलग से चैप्टर में बताऊंगा वो चीज आपको। अगर पूछा आपसे मोड की, मोड का मतलब होता है बहुलक, इसके नाम से पता चल रहा है बहुलक। बहुलक मतलब जो वैल्यू बार बार आती है, बहुत बार आती है। जैसे मान लीजिए सामने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर इसमें आपका हो 2 9 2 6 इस तरीके का हो, तो 2 यहां पर बार बार आ रहा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 2 आपका बहुलक हो जाएगा क्योंकि बार बार आ रहा है। तो मीन, मीडियन और मोड, मोटी मोटी बातें मैंने इनके बारे में आपको बता दी। एक पूरा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, कम से कम आपका आधे घंटे में कंप्लीट होगा, तो कोशिश करूंगा वीडियो बनाकर डाल दूं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका आ गया आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने % कम होगी। देखिए इसके अंदर भी अब आपकी लगेगी सिंपल सी ट्रिक। ये क्वेश्चन ऐसे बड़े देखने को मिल जाते हैं कि फलाने की आय फलाने की आय से इतने % अधिक है या इतने % कम है, तो फलाने की आय फलाना आय से कितने % कम हो जाएगी या कितने % बढ़ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो इसके अंदर ट्रिक क्या लगेगी, सिंपल सी ट्रिक लगेगी भाई, जो भी आपको परसेंटेज दी हो,
परसेंटेज कितनी दी हुई है आपको 25%। इस परसेंटेज को आप लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। अगर 25% आपको दी हुई है, 25 का मतलब है 25/100, 25% का मतलब यही है। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो कितनी हुई है, 25% अधिक है। अधिक पूछे तो अपना एक जोड़ दो नीचे वाले में, 1/4 में, ओ सॉरी 4 में एक जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 1/5। तो यही आपका आंसर निकल कर आ गया। ये इसके अंदर सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है, कि उसको पहले जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, और उसको कन्वर्ट करने के बाद अधिक दे रखा है तो अपना अधिक कर दो, कम दे रखा है तो एक घटा दो। अगर कम होता तो 4 में से 1 माइनस कर देते। तो 1/5 आंसर आपका निकल कर आ गया। 1/5 का आंसर है मतलब 20%। 20% मतलब 20/100, और 20×5 1/5। इस तरीके से आंसर आपका सेकंड निकल कर आ गया। क्या इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत पड़ेगी? जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे ना, और जब इन ट्रिक को करोगे, तो आपके माइंड के अंदर ये सेट हो जाएगी, और बड़ा हेल्प देगी आपको जब आपकी जॉब के लिए जब आप लोग तैयारी करोगे, ठीक है। क्योंकि जब वहां कंपटीशन होगा ना, तो आपको कम टाइम में ज्यादा सवाल सोल्व करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज, जो गणित की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? सजावटी होती है, तार्किक होती है, कठिनता होती है, या फिर सामान्य के लिए नहीं होती? देखो, जो यूपी टेट के अंदर पेडागोजी आती है, जो भी 2-4 नंबर की आती है, बड़ी आसान पेडागोजी पूछ लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन सी टेट के अंदर आता ना, तो इसको इतना बड़ा खोल देते, आप लोगों को पढ़ने में टाइम लग जाता। तो पेडागोजी इसलिए बड़ी आसान आती है, जो भी नंबर की पूछता है। अगर ये पूछे गणित की जो प्रकृति होती है, तो देखिए गणित की प्रवृत्ति होती है हमेशा तार्किक। कैसी होती है? तार्किक, लॉजिकल होती है। गणित की प्रकृति हमेशा कैसी होती है? तार्किक होती है। उसमें हर कोई लॉजिक करता है। आप लोग भी तो लॉजिक ही लगा रहे हो, सोल्व कर रहे हो। उसके अलावा एक चीज और मेरे तरफ से लिखियो, जो गणित होता है, जो मैथ्स होता है, वो विज्ञान का अमूर्त रूप है। क्या है? विज्ञान का अमूर्त रूप है। ये चीज भी आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। विज्ञान का कैसा रूप है? अमूर्त रूप है। अब गणित के अंदर देखो किन किन चीजों की नॉलेज दी जाती है। तो गणित में, मैथ्स के अंदर किन किन चीजों की नॉलेज दी जाती है? तो गणित में आपको संख्याओं यानी कि नंबर्स की नॉलेज दी जाती है। संख्याओं के अलावा आपको स्थान की नॉलेज दी जाती है। स्थान के अलावा आपको दिशा यानी डायरेक्शन की नॉलेज दी जाती है। मेजरमेंट यानी मापन की नॉलेज दी जाती है। तो इनका ज्ञान गणित के अंदर किया जाता है। उसके अलावा अगर मैं मैथ्स की बात करूं यानी गणित की बात करूं, तो गणित क्या होती है? गणित विज्ञान की, इसको आप लोग लिख लेना, गणित विज्ञान की एक क्रमबद्ध शाखा होती है। कैसी शाखा होती है? क्रमबद्ध। क्रमबद्ध के साथ साथ एक संगठित शाखा होती है। कैसी? एक संगठित, और संगठित के साथ साथ एक यथार्थ शाखा होती है। हाँ, यही नाम है यथार्थ। इस ठीक है, यथार्थ का मतलब होता है रियल। यथार्थ का मतलब होता है रियल। देखो एक बात बताओ, जैसे हमारी इंडिया के अंदर मैंने कहा 2+2 कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 4 है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं यूएसए में, अमेरिका के अंदर, रूस के अंदर कहीं भी किससे पूछूं, तो वो भी 2+2 को 4 बताएंगे। ठीक है, तो क्या होती है? यथार्थ। यथार्थ का मतलब होता है रियल होता है। तो मैथ्स की जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, उसके बारे में जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए ये भाई साहब ऐसा क्वेश्चन है, सेम एज इट इज उठ कर आता है, सिर्फ इसके अंदर डिजिट देखने को मिलती है। अब देखिए उसके अंदर आपको क्या काम करना पड़ेगा। इसके अंदर सोल्व मत करना, इसके अंदर आप इसको ट्रिक के माध्यम से करना। अगर इसको सोल्व करने बैठोगे ना, अच्छा खासा टाइम ले जाएगा ये वाला सोल्व करने में। ठीक है, क्योंकि मैं तो करता था पहले तो टाइम वेस्ट बड़ा मेरा हुआ है। तो इसके अंदर आपको ट्रिक लगानी है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आयताकार पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जो 110 मीटर लंबा है और 65 मीटर चौड़ा है। साथ के साथ सोल्व करते जाना। इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 2.40 प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। चलो भाई अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। इसको कैसे सोल्व होगा देखिए, सोल्व करता हूं मैं यहीं से। पहले बना देता हूं मैं एक आयताकार पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क ये मैंने बना दिया। देखो कितना बढ़िया बना ना, ये बन गया आयताकार पार्क। अब आयताकार पार्क में 110 मीटर तो लंबा है, तो 110 मीटर तो ये लंबा है, लिखता जाऊंगा अब जो जो चीज बोलता जा रहा है। और 65 मीटर चौड़ा है। क्या है? 65 मीटर ये चौड़ा है। यहां तक लिख दी। आगे बोल रहा है कि इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके अंदर भी एक रास्ता है, ये रहा इसके अंदर एक रास्ता। और कितने मीटर चौड़ा है? यहां लिख देता हूं 2.5 मीटर चौड़ा है। देखो ये वाला रास्ता है जिसको पार्क के अंदर हम लोग चलते हैं ना, दौड़ लगाते हैं, चलते हैं, ये वाला रास्ता है। 2.5 मीटर ये अंदर पार्क के अंदर रास्ता है। अभी तक मैंने कुछ नहीं करा, जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे ही करता जा रहा हूं। अब इसके अंदर मैं करूंगा अपनी ट्रिक। अब देखिए इसके अंदर आपकी ट्रिक क्या लगाएगी। इसके अंदर सिंपल सी पहला आपको क्या काम करना है, जो आपको रेक्टेंगुलर जो पार्क दिया होगा, जो आपको आयताकार पार्क दिया होगा, जो उसकी लंबाई और जो चौड़ाई दी होगी उसको आप लोग जोड़ लो। लंबाई चौड़ाई कितनी थी? 110 + 65। अब ये ट्रिक है, यहां पर इसको जोड़ लो।
तो इसको जोड़ लिया तो बन गया 175। तो आयताकार पार्क की ये जोड़ने के बाद ये वैल्यू आ गई कितनी, 175 आ गई। तो ये तो बाहर का पार्क जोड़ दिया। अब अंदर वाले का करो, अंदर वाले का जो भी आपको वैल्यू दी होगी, जो भी उसकी चौड़ाई दी होगी, उसको हमेशा आप लोग डबल कर दो। तो अंदर वाले की कितनी दी हुई है आपको, 2.5। तो 2.5 की अगर इसको डबल करेंगे, मतलब 2.5 को अगर हम डबल करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 5। तो देखो बाहर वाला कितना निकल कर आया 175, अंदर वाला निकल कर आ गया 5। अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनना, बड़ी केयरफुली सुनना जो बात अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए अब इसके अंदर आपको क्या काम करना है, जो आपको डबल करने पर, जो अंदर वाले को डबल करने पर आया है, इसकी आपको बड़े जो बाहर वाला पार्क है उससे मल्टीप्लाई करनी है और इसको घटाना भी है उससे। बस इतना आपको करना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर हम लोग 175 में से 5 को घटा दें और इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसा आएगा। 175 में से 5 गए, 100 कितना बचा, 170 मल्टीप्लाई 5, आंसर आ जाएगा 70 में 85, 850 वर्ग मीटर। आप कहोगे सर तीसरा आंसर आ गया, नहीं। देखिए ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर सोल्व नहीं करना है इसी तरीके से करना, बहुत बच्चे फंसते हैं इसके अंदर। 850 नहीं आएगा। आगे एक चीज और भी तो बच गई ना, इस रास्ते पर 2.40 प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी भी तो बिछी है ना, और यही पूछ रहा है कि रोड़ी का खर्च कितना है। अब देखिए हमारे पास रास्ता तो हमें पता चल गया, अब रोड़ी का और निकाल दो। 850 की अगर हम लोग 2.40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर हम यहां पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई। अगर हम लोग 85 की 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए आंसर कितना आ जाएगा, 24 से 5 20 और 4 जीरो, और ये हो जाएगा आपका 4 20, 2040 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या सिंपल सी ट्रिक थी, पहले तो हमने बड़ा पार्क लिखा, फिर छोटा पार्क लिखा, फिर बड़े पार्क का हमने क्या काम कर दिया, लंबाई चौड़ाई को हमने जोड़ दिया और छोटे वाले पार्क के हमने डबल कर दिया। उसके बाद बड़े वाले पार्क से हमने वो सेम घटा दी और सेम उसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, और जो भी हमसे वो खर्च पूछा है उसको हमने मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल दिया। सिंपल सा, इससे बढ़िया ट्रिक आपको इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगी। इसका सॉल्यूशन भी अगर आप लोग करने बैठोगे आधा पेज आपका भर जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बोर्ड के लिए ना, वो बोर्ड कई लाख रुपए का बोर्ड आएगा। अगर मैं इसको बोर्ड पर पढ़ाने लग जाऊं तो कई लाख रुपए का बोर्ड आएगा, और वो बोर्ड आने के लिए मुझे पेड क्लास चलानी पड़ेगी। तो आप क्या चाहते हो, मतलब मैं पेड क्लास चलाऊं? तो जितना भी मेरा मटेरियल है, जो मुझे नॉलेज है, जो ज्ञान है आज तक मैंने सीखी है, तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, फ्री में ही देता हूँ। ठीक है, अगर मैं बोर्ड वगैरह लाऊंगा, सारा सिस्टम लाऊंगा, तो मुझे पेड के कोर्स चलाने पड़ेंगे। तो आप वो मैं चला ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, आज तक आपने मुझे कहीं नहीं देखा होगा, ना किसी का पेड चलाते हुए, ना किसी कोचिंग से जुड़ा हुआ, ना किसी का प्रमोशन करता हुआ। ठीक है, क्योंकि पहली प्राथमिकता आप हो। तो बोर्ड के बगैर भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूं, बस आप मेरी बातों को सुनते जाइए। ठीक है, और कोशिश यही रखिए, बस ध्यान लगा कर सुनिए, आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे इससे। ठीक है, और बोर्ड वगैरह की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे ही काम चला लूंगा, क्योंकि पेड क्लास में कभी नहीं करना चाहता, ना कोचिंग ना पेड क्लास। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 है तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या काम करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग ऑप्शन के थ्रू आंसर निकालिए। जो आपका मैथ्स आती है, मैथ्स के अंदर कम से कम अगर आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, आपका यूपीटेट हो, सुपरटेट हो, XYZ कोई भी एग्जाम हो मैथ्स का, जो आपके अपने ऑप्शन से हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन के अंदर हमको दिया हुआ है कि दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 है। ठीक है, दो नेचुरल नंबर दिए हुए और उनका योग हमें 48 दिया हुआ है। अब हमें पता नहीं है दो प्राकृत संख्या कितनी है, मान लो 30 और 18 भी नहीं, 30 18 नहीं होगी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें पता नहीं है दो नेचुरल नंबर कितने हैं, तो हम सीधा ऑप्शन से सोल्व करेंगे। ऑप्शन से, रेशियो से जो एक कट जा रहा है तो समझ जाना आपका आंसर आ जाएगा, अगर नहीं कट रहा तो समझ जाना वो नहीं होगी। 3 और 5 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा 8। अगर हम 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छंग 48, तो ये तो आपकी हो जाएगी, अनुपात हो जाएगा। 5 और 7 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा 12। अगर हम लोग 48 को 12 से जोड़ेंगे तो 12 चौक 48, तो ये भी पूरा कट रहा है। 2 और 6 को जोड़ने पर क्या आएगा 8। अगर हम लोग 48 को 8 से काटेंगे तो 8 छंग 48, ये भी कट रहा है। ये भाई साहब बचा। 5 में 2 जोड़ेंगे 7। अगर हम लोग 48 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। कौन सा होगा, कदापि नहीं होगा, आंसर आपका 4 हो जाएगा, और ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर 4 आ जाएगा। ऑप्शन के थ्रू निकालिए, देखिए कितना जल्दी निकल कर आया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है। और देखो एक चीज अपनी तरफ से आपको बताऊं, ये मतलब कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने सीखी है। जब आप ऑप्शन के थ्रू आंसर निकालोगे ना, तो कभी भी पहले वाले से शुरुआत मत करा करो,
हमेशा चौथे वाले से शुरुआत करा करो और चौथे के बाद सेकंड वाले से शुरुआत करा करो। सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं चौथे और दूसरे के अकॉर्डिंग आपके सही होने के, पहले वाले के चांस नहीं रहते इतने जब आप ऑप्शन के थ्रू करते हो, ठीक है। और देखिए ये सब चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी, इसके अंदर आप कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि आप एक दिन में मैथ्स कर जाओगे। मैथ्स बहुत प्रैक्टिस मांगता है, सालों की मेहनत मांगता है, उसके बाद बच्चा इसके अंदर परफेक्ट होता है, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य में नहीं है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन को सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल आपको इसके अंदर अपनी ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा युवर त्रिपाठी में आपका देता हूं, इन्होंने कहा है कि नोट्स को फ्री में क्यों देते हो। देखो ये क्लास करेंगे बर्बाद, नोट्स को आप फ्री में क्यों नहीं देते थे। देखिए पहली एक बात मैंने बता दी, नोट्स को बनाने में 3-4 महीने का मुझे टाइम लगा था, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड पता होगा ना, तो पहले मैं नोट्स फ्री में ही देता था, लेकिन फ्री में पता है वो बच्चों ने क्या काम करा, उनको कबाड़े में डाल दिया। उसके बाद मैंने उनको प्रॉपर तैयार कराया, और ये वो चीजें थी, देखिए वो मेहनत थी जिनके बेस पर बच्चों ने कितने एग्जाम पास करे, जो मेरे लिए भी हेल्पफुल थे। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। उसके बाद क्या काम करा, मैंने उनको अच्छे तरीके से टाइप वाले को कराया, टाइपिंग वालों को दिया, उसके बाद जनरेट कराने वालों को दिया, उसके अलावा जो उसको कंप्यूटर में ऑपरेट करते हैं उनको दिया। उसके बाद मैंने एक मिनिमम प्राइस रखा 490, जिसके अंदर आपको कोई भी XYZ किताब नहीं मिलेगी। अगर इसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाए और इतने बेस्ट मिल जाए तो आप लोग मुझे बता देना। तो आप लोग जो सोचते हो ना 490 मेरे पास जाते हैं, ये मेरे पास नहीं जाते, इसका बहुत कम अमाउंट जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी एक छोटी कोर्स रखी है, क्योंकि एक तो कभी भी फ्री की कोई कदर नहीं करता, पहली बात तो ये, पहली बात तो फ्री की कदर नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा जो ये इसके अंदर जो खर्चा लग जाता है टाइपिंग वाले का, जनरेट वाले का, वो मुझे उनको देना पड़ता है, ठीक। वरना तो मैं अपनी कोर्स को इसको ज्यादा भी रख सकता हूं, 1000 भी रख सकता हूं, बच्चे ले लेंगे, लेकिन क्या फायदा। तो आई होप आपका जवाब मिल गया होगा। अब क्लास के बीच में दोबारा मत पूछना, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन मैं क्या कह रहा था, अब देखिए मैं क्लास में, अब मैं डिस्टर्ब हो गया पूरा का पूरा। क्वेश्चन था आपका कि कौन सी परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। पहले तो आप लोग ये जानिए कि जो आपके रैशनल नंबर होता है, जो परिमेय संख्या क्या होती है, वो नंबर जो आपका P बाई Q की फॉर्म में होता है, और जहां पर आपका Q आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये होता है आपका रेशनल नंबर, यानी कि आपकी परिमेय संख्या होती है ये वाली, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। अब क्वेश्चन आपसे सिंपल सा दिया हुआ है, दो परिमेय संख्या आपको दी हुई है 3/5 और 4/5। अगर इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 5 अंक 30, 0.6 आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 0.520। अब इनके मध्य में नहीं आती, इनके बीच में कौन सी संख्या नहीं आती ऑप्शन के अंदर, हमको वो देखना है। 0.6 और 5/40 होता है, 5/40 8 आएगा यहां पर, ठीक है। कितना आएगा, 8 आएगा, यहां पर लिख देता हूं 8 आएगा, 0.6 और 0.8 के बीच में। अब ऑप्शन को देखते हैं, 7/10 का मतलब क्या होता है, 0.7। तो 0.6 और 0.8 के बीच में 0.7 तो आ रही है भाई। अगला देखते हैं 19/30, 19/30 को सोल्व करके बैठो तो पॉइंट लगा दिया, 190 हो गया, तो 3 6 18 63, तो 0.63 भी आ रही है। उसके अलावा 2/3 को करो तो 0.20 हो जाएगा, 3 6 18 और 3 6 18, तो ये भी आ रही है। ये चौथा भाई साहब बचा, इसको सोल्व करते हैं, 0 पॉइंट लगा दिया तो 160 हो गया, 160 पंजे और आपका 30, तो 0.53 इनके बीच में नहीं आती, बाकी तीनों आ रही है। तो आंसर आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में करने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई बात नहीं वर्षा, कोई बात नहीं, हो जाता है, आप लोग टेंशन मत करिए। मैं तो आपको एक समझा रहा हूं, अपनी फैमिली की तरह समझाता हूं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए 0.6 और 0.8 के बीच में 0.7 भी आ रहा है, 0.63 भी आ रहा है, 0.66 भी आ रहा है, ये वाली नहीं आ रही, तो आंसर आपका सिंपल सा ये निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए हाँ, कल 8 बजे, ठीक 8 बजे ईवीएस की मैराथन क्लास मैं आपको दूंगा, पहली मैराथन क्लास दूंगा। और देखिए 5-5 मैराथन दे रहा हूं आपकी सीडीपी की और ईवीएस की। अगर मतलब मुझे टाइम पास करना होता ना, एक एक मैराथन क्लास में आप लोगों के लिए दे देता, मैं अपनी फॉर्मेलिटी निभा देता, मेरे व्यू बढ़ जाते और मुझे कुछ ना कुछ कमाई हो जाती। लेकिन मैंने 5-5 मैराथन रखी, आप लोग पता है एक मैराथन में मेरा पूरा एक दिन जाता है। तो इतनी मैराथन रखने का ये मकसद था कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीज दी जाए, ताकि उनके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा चीज यहां से देखने को मिले, ठीक है। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इस नंबर को आपको हमेशा ध्यान रखना है, 120 प्लस को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 डिग्री है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 2160। तो आपसे पूछा है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, पॉलीगन की साइड्स आपसे पूछी है। देखिए सिंपल सा करते हैं, पहले तो बात करते हैं आपके पॉलीगन। पॉलीगन होता क्या है,
जो बहुभुज होता है, पॉलीगन होता क्या है, पहले तो इसकी प्रॉपर्टी देखिए। पॉलीगन के अंदर अगर मैं इसकी बात बताऊं तो पॉलीगन मतलब क्लोज फिगर को पॉलीगन कहते हैं। किसको? जो आपकी क्लोज फिगर होती है, क्लोज आकृतियां होती है, उनको कहा जाता है आपका पॉलीगन कहा जाता है। वो कैसे? देखिए, अगर मैंने लिख दिया, बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने त्रिभुज, ठीक है, उल्टा सीधा जैसे भी बन गया, त्रिभुज बन गया, यानी ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड है? 3 साइड है, यानी 3 भुजा है ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल के अंदर क्या बनना है? क्लोज फिगर है, एक फिगर दूसरे से क्लोज है ना, ये देखिए, ये रखी। अगर मैं इसको खाली ऐसे बना देता तो भी पॉलीगन नहीं होता, ऐसे बना देता तो भी नहीं होता। जब ये 3 फिगर मिली तब जाकर पॉलीगन बना। तो पॉलीगन की पहली चीज तो हो गई आपकी कि क्लोज फिगर कोई जो होती है वो आपकी पॉलीगन होती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसके बात हो गई, जब आपकी बात निकल कर ही आ गई है, तो जो सबसे कम भुजाओं वाला होता है, जो सबसे कम भुजाओं वाला पॉलीगन होता है, सबसे कम भुजाओं वाला पॉलीगन जो होता है वो होता है आपका त्रिभुज होता है, ट्राइंगल होता है, 3 भुजाओं वाला होता है। अब सबसे कम हो गया तो अब लिखिए जो सबसे ज्यादा भुजाओं वाला आपका पॉलीगन होता है, जो सबसे ज्यादा भुजाओं वाला पॉलीगन होता है वो होता है आपका सर्कल। ये होता है आपका ये वाला सर्कल। देखो सर्कल के अंदर बताओ कितनी भुजा होगी? 2 4 8 10 अनंत। सर्कल के अंदर कितनी भुजाएं होगी? अनंत होगी, ठीक है, इन्फिनिट होगी। इस तरीके का ये साइन बना देता हूं, ये कभी साइन बनता ही नहीं है मेरे से, इस तरीके का, ठीक है, हाँ ये बन गया। तो सर्कल के अंदर कितनी भुजाएं मिलेगी आपको? अनंत भुजाएं देखने को मिलेगी। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सबसे कम भुजाओं वाला पॉलीगन ट्राइंगल, सबसे ज्यादा भुजाओं वाला पॉलीगन आपका सर्कल यानी वृत्त, ठीक है। क्लोज फिगर वाले को क्या कहा जाता है? पॉलीगन कहा जाता है। इतना आपको मैंने प्रॉपर्टी इसके बारे में बता दी। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पॉलीगन होता है, जो बहुभुज होता है, उसकी भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो भुजाओं की संख्याओं का सीधा सा फॉर्मूला होता है आपका, इसका फॉर्मूला अब आपको लगाना है। भुजाओं का फॉर्मूला ये होता है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री, एक भुजाओं का फॉर्मूला होता है। सिंपल एज इट इज। अब इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दो। देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक बहुभुज के अंत कोणों का योग 2160 है, तो 2160 इजिकल टू n-2 और ये हो गया आपका 180। अब इसको सोल्व कर दो, आपकी n यानी भुजाओं की संख्या निकल कर आ जाएगी। कर दो सोल्व, अगर कहो तो मैं ही सोल्व कर देता हूं। 180 n माइनस 180 में से गए 360, यहां तक आप लोग समझ गए। उसके बाद करते 180 n बराबर, ये उधर जाके अपना जुड़ जाएगा 360, तो इसको जोड़ो, तो जोड़ने पर हो जाएगा आपका 0 2 और 5 और 2, ठीक है। उसके बाद n निकल कर आ जाएगा, तो इसको काट दो, 0 से 0 और 18 तो 14, n निकल कर आ गया आपका 14, ठीक है। भुजा कितनी निकल कर आएगी? आपकी 14 निकल कर आएगी। देखिए क्वेश्चन के अंदर मैंने कुछ अपनी तरफ से कहा, मुझे सिर्फ फॉर्मूला पता था, मुझे पॉलीगन निकालने का, साइड निकालने का फॉर्मूला पता था। और जो पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल होता है, जो इसके अंत्य कोण होता है, इनको निकालने का फॉर्मूला होता है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री। मैंने फॉर्मूले के अंदर सिर्फ वैल्यू पुटअप करी और मेरा आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। नहीं, सुपर टेट के नोट्स नहीं है अभी, और अभी मेरा कोई विचार भी नहीं है, क्योंकि सुपर टेट के नोट्स बनाने बैठूंगा तो मुझे कम से कम 5 से 6 महीने चाहिए। तो मेरे पास अभी प्लीज इतना टाइम नहीं है, क्योंकि जब तक मैं बेस्ट चीज नहीं कर पाता, जब तक मैं दे ही नहीं पाता। आप लोग मेरे पास खूब रिक्वेस्ट कर लो, कितना ही मुझे ऑफर दे दो, लेकिन मैं नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, लीस्ट नंबर आपको निकालना है, जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 तथा 37 शेष बचा। बताइए से आंसर क्या होगा। एक चीज और आपके साथ शेयर करूं, देखो जो कोर्स आते हैं, जितने भी कोर्स आते हैं, तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे पेड कोर्स पर भी आते हैं कि सर आप हमारा पेड कोर्स निकालिए, हम आपको इतना कमीशन देंगे। सर आप एक काम करिए, हमारी ऐप पर आ जाइए, और हमारी ऐप पर आने के बाद सर हम आपको कम से कम 2 लाख रुपए दे देंगे 1 घंटे के। आप सोचिए, मतलब मुझे इतना ऑफर आता है। एक तो मेरी गवर्नमेंट जॉब, उसके अलावा घर की जिम्मेदारियां ऊपर सर के ऊपर, ठीक है, उसके अलावा और भी अपने काम होता है, थोड़ी बहुत मैं अपने कुछ आगे के एग्जाम की भी तैयारी करता हूं। तो मैं इतना टाइम कहां से निकाल पाऊंगा? 1 घंटे का मतलब है 4 से 5 घंटे निकालने, तो मैं पैसों का करूंगा क्या? और मुझे पता है, मुझे इतना ऑफर देकर 2 लाख देकर वो पेड कोर्स में बच्चों से कई 1000 रुपए ले लेंगे, और वहां पर उनको मेटेरियल मिलेगा बेकार, क्योंकि मेरे अलावा मुझे बाकी की थोड़ी पता है कैसे होंगे। तो इसलिए मैं कभी भी पेड क्लास आपको नहीं देता, और ना ही मैं पेड क्लास के सपोर्ट में हूं। जो चीज मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, सेम वही तो पेड में पढ़ाऊंगा। तो यूट्यूब पर एक गरीब बच्चे तक, गांव देहात के बच्चे तक वीडियो पहुंचती है, लेकिन पेड क्लास में नहीं पहुंचती, इसलिए मैं कभी नहीं जाता, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल से क्या चीज निकालनी है। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर क्वेश्चन पूछा आपसे वह छोटी से छोटी संख्या, तो आपको हमेशा निकालना है एलसीएम। अगर पूछे बड़ी से बड़ी संख्या,
अगर पूछा आपसे बड़ी से बड़ी संख्या तो आपको निकालना है अपना एचसीएफ। ठीक है, इन बातों को, मेरी दो बात को आप लोग ध्यान रख लेना। अगर आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछे तो नंबर का आप लोग एलसीएम निकाल देना, आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो उनका एचसीएफ आप लोगों को निकाल देना है। यहां तक आप लोग मेरी बात समझे। अब जो जो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है उसको पढ़ते हैं और फिर अपनी एक ट्रिक के माध्यम से इसको सोल्व करते हैं। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 35, 45 तथा 55। पहले तो इनका एलसीएम निकाल लो, क्योंकि छोटी से छोटी में मैंने कहा था एलसीएम निकालना है। तो 35, 45 और 55, इसका एलसीएम निकालो मेरे साथ में। चलो निकालते हैं। 5 सते 35, 5 नम 45 और 5 का 11 है। ठीक है, आ गया। आगे तो कट ही नहीं रहे अभी ये। ठीक है, तो सीधा आगे अब कट ही नहीं रहे, तो यही से देख लो इसका। देखो 7, 1, 9 और 11, आगे कट नहीं रहे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 सते 35 मल्टीप्लाई 9 की 11 में 5 कम 5 तो 11। एक सेकंड, 5 7 5 9 45 तो 5 कम 5। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है भाई। 35 11 9 99। हाँ से एलसीएम सही था मेरा। ठीक है, तो 35 की अगर 99 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करो तो 9 पंजे 45, 5 और 9 9 पंजे 5 तो 4 और 4 का 6 46 और 40 का 3 3465। 9 पंजे 45, हाँ 3465। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम निकल कर आ गया हमारा 3465। ये हमारा एलसीएम निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या काम करना है। सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला, फिर जो हमारा भाजक है उसमें से शेषफल घटा दो। ये जो हमारे जो भाजक है इसमें से हमको अपना क्या घटाना है? ये शेषफल घटाना है। इसको घटा देते हैं। 35 में से 17 गए। अब ये ट्रिक है यहां पर आपकी। 45 में से 27 घटाओ और आपके 55 में से 37 घटा दो। घटाओ कितना बचेगा? 8, 3 में से 2 गए 18 और 15 में 7 गए 8 और ये भी 18 और 15 में से, हाँ तीनों में 18 18 है। तीनों में 18 18 आपके बच गए। ठीक है, अब देखिए छोटी से छोटी संख्या में पहले उस संख्या का मैंने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद भाजक में से फिर मैंने आपके शेषफल घटा दिए। शेषफल घटाने के बाद जो मेरा एलसीएम निकल कर आया है, जो मेरा एलसीएम निकल कर आया है उसमें से सेम नंबर आपको घटा दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 3465 में से अगर मैं 18 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 18 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका? 15 में 60 गए 7 4 4 3447। तो 3447 मेरा आंसर निकल कर आ गया। देखिए क्वेश्चन में करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको मैंने कहा छोटी से छोटी संख्या कहे तो सीधा उन नंबर का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद भाजक में से आपका शेषफल घटा दो और जो नंबर भी बचकर आएगा सेम नंबर उसको घटा दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। सर सुपर टेट नहीं पढ़ाओगे? देखिए जो चीजें पढ़ा रहा हूं ना ये आपके सुपर टेट में भी काम आएंगी। सेम न्यूमेरिकल आपके सुपर टेट में काम आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इन्हें भी पढ़ते रहिए, क्योंकि यूपी टेट का आपका जो ये सिलेबस है ना बहुत हद तक आपके सुपर टेट से मिलता है। चलिए, हाँ घटाने पर सेम, देखो घटाने पर सभी में सेम आया था, घटाने पर सभी में इक्वल आया था, सेम आया था, तो वो ट्रिक लगानी है आपको। ठीक है, अलग अलग आया, अलग अलग में फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक, ट्रिक होती है ना, तो ट्रिक कुछ कंडीशन में लगती है, हर कंडीशन में नहीं लगती। देखिए अगला क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, ये आपका सीटेट के अंदर पूछा जाता है, यूपी टेट के अंदर पूछा जाता है और कई बार ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या काम करना है, कुछ भी काम नहीं करना, सिर्फ इनकी वैल्यू को रखकर और इससे डिवाइड कर देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। सीटेट और यूपी टेट के अंदर ये वाला एक नंबर आपका फ्री का नंबर है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपसे दे दिया, यहाँ पर आपको नंबर दे दिया, कुछ भी आपको नंबर दे देगा और माप का एक घनाभाकार गोदाम दे दिया, एक क्यूबोडिकल आपको गोडाउन दे दिया। ठीक है, अब इस गोदाम में कितने बक्से रखे जा सकते हैं? कभी बक्से दे देता है, टेबल दे देता है, एग्जामिनर का मन होता है कुछ भी दे देता है और यहां पर बस आपको नंबर चेंज करके दे देगा। बस इतनी मेहनत करता है एग्जामिनर और कुछ नहीं करता। तो आपको एक बक्से का, एक टेबल का, एक कुछ भी आपको आयतन पूछ लेगा। तो सिंपल सा इसके अंदर आपको क्या काम करना है, जो भी आपको जो क्यूबॉइड पूछा है, जो घनाभ आपसे पूछा है, तो क्यूब की संख्या निकाल लो, जो भी होती है क्यूब की संख्या आप लोग निकाल लो। तो क्यूब की संख्या निकलेगी जो गोडाउन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, इसको ऊपर लिख लो। ठीक है, और नीचे लिख दो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये फॉर्मूला रख लो। अगर ये भी नहीं पता ना तो सिंपल जो ये नंबर आपको दिया हुआ है इसको इससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है आपका 60 गुना 40 गुना 30 बटे 0.8। अब इसको सोल्व कर दो और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। भाई इसका आंसर आप लोग खुद निकाल लो, इसके अंदर करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस यहां से हटाया एक जीरो बढ़ जाएगी और आपस में काट देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आपने क्या काम करा, आपने क्यूब की संख्या निकाली। क्यूब की संख्या कैसे निकाली, जो भी गोडाउन का वॉल्यूम था उसको ऊपर रखा और क्यूब की वॉल्यूम आपने नीचे रखी।
ठीक है, और आपका आंसर निकल कर आ गया। या फिर इस वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना, ये उन बच्चों के लिए जिनको कुछ भी नहीं आता, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। सीटेट और आपके यूपीटेट के अंदर सेम एज इट इज क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपका मापन यानी मेजरमेंट वाले से, एक नंबर का क्वेश्चन तो आपको जरूर आएगा, 100% आएगा, सीटेट हो यूपीटेट हो, मापन से। इसके अंदर आपको ये पता होनी चाहिए किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक ट्रिक वाली वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पर, उसको आप लोग देख लेना। मेजरमेंट डालना, साथ में मेरा नाम लिख देना सचिन, मैंने कहा ना जो भी टॉपिक चाहिए तो आप मेरा नाम लिख देना। उसके अंदर मैंने आपको ऐसे इस तरीके से बताया हुआ है ट्रिक से, आप उसको कभी नहीं भूलोगे, एक नंबर आपका हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं और सीधा अपना आंसर निकालते हैं कि 12 मीट्रिक टन और 8 कुंटल में से अगर हम 8 मीट्रिक टन और 50 किलोग्राम घटा दे तो हमें कितना मिलेगा। देखिए कुछ भी नहीं है करने के लिए, सिर्फ हमें घटाना है, तो घटा देते हैं भाई। 12 मीट्रिक टन ये लिख दिया मैंने, यहां पर लिख देता हूं 12 मीट्रिक टन और 8 कुंटल ये लिख दिया मैंने, 8 कुंटल, ये एम और ये कुंटल वैसे लिख दिया अपनी तरफ से। इसमें से घटाना कितना है, 8 मीट्रिक टन, तो इसमें से 8 मीट्रिक टन मैंने घटा दिया, तो कितना बचा, 4 मीट्रिक टन बचा, यानी कि ये ऑप्शन तो आपके होने से रहे। अब 4 मीट्रिक टन आपका बचा। अब आगे क्या है, 8 कुंटल, तो ये मैंने लिख दिया आपका 8 कुंटल, तो 8 कुंटल में से कितना घटाना है, 50 किलोग्राम घटाना। अब देखो यहां पर आपको पता होनी चाहिए मेजरमेंट के बारे में कि किस एक कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं। देखिए सिंपल सा है, अगर मैं बात करूं एक क्विंटल की, तो आपके एक क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम, बस आपको ये पता होनी चाहिए एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं। तो यहां पर आपको कितना दिया हुआ है, यहां पर आपको दिया हुआ है 8 मीट्रिक टन, तो ये कितना हो जाएगा, 8 मीट्रिक टन 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 800, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 800, यहां पे लिख देता हूं 800 हो गया। 800 में से कितने घटाने, 50, 800 में से 50 किलोग्राम घटा दिए तो कितने बचे, 750 किलोग्राम आंसर निकल कर आ गया। 4 मीट्रिक टन प्लस 750 किलोग्राम, तो 4 मीट्रिक टन प्लस ये 7 क्विंटल यानी कि 700 हो जाएगा आपका, और 50 किलोग्राम, ठीक है, यानी 750 ग्राम। आंसर बी आंसर आपका सही निकल कर आ गया। देखिए क्वेश्चन के अंदर कुछ भी करने के लिए नहीं था, सिर्फ आपको पता होना चाहिए एक क्विंटल के अंदर 100 किलोग्राम है और हमने उसका सीधा आंसर निकाल दिया। अब कुछ भी नहीं था इसके अंदर करने के लिए, ठीक। चलिए एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, एक क्विंटल में। अगर मैं बात करूं ना एक मीट्रिक टन की, एक मीट्रिक टन के अंदर आपके 1000 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को तो देखो आपको याद ही करना पड़ेगा, और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बता दिया, वो ट्रिक वाली वो मेरी वीडियो देख लेना, उससे आपका एक कंफर्म हो जाएगा एक नंबर, क्योंकि इतनी चीजें हम याद ही नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अब आपका अगले क्वेश्चन की ओर। सर आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे दो भाई। व्हाट्सअप नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में और वीडियो के एंड में दिया हुआ है, और उस पर मैसेज कर देना आप लोग, ठीक है, उस पर मिल जाएंगे आपको नोट्स। चलिए क्वेश्चन आपका देखता है अगला क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द होल नंबर्स फ्रॉम 0 to 25, मतलब 0 से 25 तक की जितनी भी पूर्ण संख्या है उनका हमको एवरेज पूछा है, उनका हमसे औसत पूछा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर मैंने आपके इजी और थोड़े से मॉडरेट रखे हैं, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको 30 में से 30 की तो पूरी नहीं कहता कि 30 में से 30 दिला दूं, लेकिन कम से कम आपके 10 प्लस क्वेश्चन तो ऐसे मिले जो आपके खाली वीडियो से देखने को मिल जाए, ठीक है। वरना मैथ्स में अगर आपको मैं कहूँ एक दिन में पूरी करा दूंगा, नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस मांगती है मैथ्स। लेकिन सीडीपी के अंदर और ईवीएस के अंदर मैं पूरे कॉन्फिडेंस हूं, जो मैं आपको मैराथन दे रहा हूं कि वो आपको 25-25 तक आपको दिला दूंगा। तो कल आप 8 बजे याद से आ जाना, ईवीएस कि आपकी मैराथन क्लास होगी यूनिट फर्स्ट की, जिसमें मैं आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कराऊंगा। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, n/2, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। n क्या है, 0 से 25 पूछा है, तो 25/2 यानी आंसर आ गया आपका 12.5। देखिए करने के लिए कुछ था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, n/2 आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। इसके अंदर कुछ और वैरायटी के भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, अगली वीडियो में आप लोग देख लेना, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। यहां पर आपसे पूछा कि 1 से 10 तक के सभी नेचुरल नंबर्स के घनों का योग आपसे पूछा है। अब देखो एग्जाम के अंदर ये तो करने मत लग जाना, 1 से 10 तक के सभी नेचुरल नंबर आपने लिख दिए, फिर उनके घन आप करते जाओगे, भाई इसका भी क्यूब कर, इसका भी क्यूब कर, और फिर उनको जोड़ते फिरो। एक क्वेश्चन में आपके 5 मिनट चले जाएंगे। इस तरीके से आपको नहीं करना। करना कैसे है मैं आपको बताता हूं। देखिए इसके अंदर आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला रखना है। क्या रखना है, इसके अंदर आपको फॉर्मूला रखना है, और फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं। आपका फॉर्मूला हो जाएगा आपका n+1/2 का आपका
होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला रखना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। एन में रख दो, एन क्या है आपका 10, नंबर आपका 10 है तो 10 रख दो तो 10, ठीक है। उसके अलावा 10 प्लस 1/2 और इसका आपका स्क्वायर, ठीक। उसके अलावा 10 गुना 10 में एक जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 11/2 और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। उसके अलावा काट दो, 2 पंजे 10 और 11 पंजे 55, ठीक है। तो आपका जो 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 55 का स्क्वायर होता है आपका 3025। आंसर आपका सेकंड निकल कर आ गया। सिर्फ आपको फॉर्मूला रखना है, आपका आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, वो आपको बताना है। देखिए मैंने कहा ना, जो आपको जैसे ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन आते हैं, अब यहां से त्रिभुज पूछ लिया तो त्रिभुज की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, भाई त्रिभुज क्या होता है, भुजाओं के बारे में पता होनी चाहिए, कोण के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए, और उसके बाद इनके आपको फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। इतनी चीज आप रोक कर लेना, आपका आंसर गलत नहीं होने का, चाहे यूपीटेट दे लो सीटेट दे लो, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से समझना। त्रिभुज के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा है तो भाई त्रिभुज के अकॉर्डिंग देंगे। तो पहले मैं त्रिभुज बना देता हूं, ये बना दिया मैंने एक छोटा सा त्रिभुज, एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, ठीक है। तो त्रिभुज के जो तीनों आंतरिक कोण होते हैं तो इनका जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। ये आपको पता होनी चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कह रहे त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग आपका 180 डिग्री होता है, ठीक। अब पढ़ते ऑप्शन। समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। देख अगर मैं बात करूं न्यून कोण की, इंग्लिश में बात करेंगे इसको एक्यूट ट्रायंगल, तो ये होते हैं आपके 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। इसको मैं लिखता जा रहा हूं। एक कोण सदैव समकोण होता है, समकोण को कहा जाता है आपका राइट एंगल, और राइट एंगल आपका कितना होता है 90 डिग्री। एक कोण सदैव अधिक कोण होते हैं। देखिए बात आ गई आपके अधिक कोण की, तो अधिक कोण को आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगी, ये होते हैं आपके 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता चलेगी। न्यून कोण 90 डिग्री से कम, सम कोण 90 डिग्री 90 डिग्री और अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं। इतना आप लोगों को पता चल गया। तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन आपका बचा फोर्थ की, एक कोण सदैव आपका न्यून कोण होता है। तो इसलिए मैंने कहा आपको इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होनी चाहिए, इनके फॉर्मूला के बारे में पता होनी चाहिए। यूपीटेट के अंदर और सुपरटेट के अंदर आपका कहीं पेपर बाहर नहीं जाएगा आपका मैथ्स का, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगर आप इस बीच में अगर मेरा एक और एक्सप्लेन सुनना चाहोगे ना, तो एक और आपको बताता हूं। आप किसी भी जॉब की तैयारी करिए और उसके अंदर जैसा आपको मैथ्स पूछा जाता है ना, तो बहुत से बच्चे कहते हैं हम इसको छोड़ देंगे, कम नंबर लेकर आ जाएंगे। तो जॉब ये मान लीजिए मिल पाना बहुत मुश्किल हो पाएगी। इतनी मेहनत आपको मैथ्स के अंदर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कंपटीशन होगा ना, एक एक नंबर से हजारों का डिफरेंस आएगा, तो तब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि सर कितनी बड़ी बात कह रहे थे। तो मैं जितनी भी बातें आपको बताता हूं ना, अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं, क्योंकि इतने एग्जाम में दे चुका हूं, इतनी गवर्नमेंट जॉब में भी सिलेक्शन हो चुका है, तो कुछ ना कुछ तो अनुभव में आना आपको लिया होगा। मैं तो ना भी बताऊंगा तो आपका क्या होगा, लेकिन आपको फैमिली की तरह बताता हूं, तो प्लीज इंप्लीमेंट करिए। मैथ्स अपना अभी से स्ट्रॉन्ग करिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो, ठीक है। ये प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं प्लीज बोल रहा हूं, तो इसको मानकर चलना, ठीक। देखिए क्वेश्चन आपसे अगला दिया हुआ है। देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन दिया होगा, ये आपको नंबर दे देगा, या आपको फ्रैक्शन में नंबर दे देगा, और आपसे या तो पूछ लेगा आपसे महत्तम समावर्तक, यानी कि आपसे पूछ लेगा एचसीएफ, या पूछ लेगा आपसे एलसीएम। ये दो चीजें आपसे पूछ सकता है, और दोनों के ही बारे में अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए अब दोनों के बारे में आप लोग देखिए। पहले इसने पूछा है हमसे एचसीएफ, क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। देखो आगे ना ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़े में एचसीएफ निकालेंगे और छोटे से छोटे में एलसीएम निकालेंगे। तो सिंपल से आप लोग एक बात समझिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में दिया होगा, आपसे एचसीएफ पूछे, तो जो भी आपको अंश दिया होगा, जो भी आपको न्यूमरेटर दिया होगा, उनका क्या निकाल लो आप लोग, अंश का एचसीएफ निकाल लो। यानी ये रहा आपके अंश जो आपके ऊपर होते हैं, इनका न्यूमरेटर का अंश का आप लोग एचसीएफ निकाल लो। उसके अलावा जो नीचे आपके दिए होते हैं, जो आपका हर दिया होता है, ये आपके नीचे वाले जो आपके हर है यानी डिनोमिनेटर, तो इनका निकाल लो आप लोग हर का एलसीएम। ये आपको सिंपल सा यूज करना है, ठीक है, अगर आपको एचसीएफ पूछा है। अच्छा अगर एचसीएफ की जगह क्वेश्चन में आपसे एलसीएम पूछ लेता तो क्या काम करते, तो सेम वही वाला काम कर दो। एलसीएम पूछा है तो एलसीएम को ऊपर ले दोगे, मतलब जैसा वो कहे उसको प्राथमिकता दे दो, तो अंश का एलसीएम ऊपर हो जाएगा और उसके अलावा हर का एचसीएफ नीचे हो जाएगा। बस इतना आप लोग ध्यान रख लेना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखा अगर हमसे एचसीएफ पूछा तो ऊपर अंश का एचसीएफ आया, अगर हमसे एलसीएम पूछेगा तो ऊपर अंश का एलसीएम आएगा। बस हमको इतना काम करना है, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए अब सिंपल सा इसको सोल्व करिए, क्योंकि हमसे पूछा है एचसीएफ, तो एचसीएफ में जो ऊपर के नंबर है, ऊपर के नंबर का हमको एचसीएफ निकालना है। तो 9, 12 और 18 और 21 का एचसीएफ निकाल लिए।
एचसीएफ निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर ले लो जो सभी नंबर को डिवाइड कर दे, जो सभी नंबर को भाग दे दे। तो बड़े से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 3 से 9 भी गया, 3 से 9, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 सते 21। और कोई इससे बड़ा नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर जाए, ठीक है। 9 ही होगा, लेकिन 9 से बाकी नहीं हो रहे। तो एचसीएफ क्या निकल कर आ गया, 3। मतलब बड़े से बड़ा ऐसा नंबर लेना है जो सभी को डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर लेना है आपको बड़े से बड़ा, ये होता है आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकल कर आ गया कितना, आपका 3 निकल कर आ गया, ठीक है। अब नीचे वालों का क्या निकालेंगे, नीचे वालों को निकालना है हमको एलसीएम निकालना है। तो भाई एलसीएम निकाल लो, 10, 25, 35 और 40, इसका निकाल लो आप लोग एलसीएम। अब निकालते इसका एलसीएम, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 सते 35, 5 अठे 40। आगे देखते हैं, 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 5, 7 और 2 चौक 8, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा तो कट नहीं रहा, तो एलसीएम आपका देखिए क्या निकल कर आएगा, 5 दूनी 10, यहां तक आपको समझ में आ गया, 5 दूनी 10, उसके अलावा ये बच गया आपका 5 दूनी 10 और 7 चौक 28, नहीं 7 2 एकम 2 आएगा, ये 2 एकम 2, ठीक है। हाँ 5 दूनी 10 और ये बचा आपका 5 चौक 20 और 20 के साथ में करें 140 और 140 की करी इसमें, तो ये हो गया आपका 1400, ठीक है। देखिए एलसीएम निकल कर आ गया आपका 1400, एचसीएफ निकला 3, एलसीएम निकल कर आ गया आपका 1400। बस इसके अंदर और करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो 3/1400 आपका आंसर निकल कर आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन के अंदर आपका 1400 कहां पर है, 1400, ये ऑप्शन ही गलत है, इसमें आएगा आपका 3/1400। क्या आएगा, 3/1400। या तो ये पेपर के अंदर कुछ गलती हुई होगी या फिर इसके टाइपिंग के अंदर कुछ गलती होगी, 6 नहीं आएगा, 3 आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा आपको क्या काम करना था, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे आपसे, अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो क्या काम करेंगे, अंश का आपको एचसीएफ निकालना है और हर का आपको एलसीएम निकालना है, जैसा हमने इस क्वेश्चन में करा था। अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता एलसीएम, तो हम क्या काम करते, अंश का हम एलसीएम निकाल लेते और हर का हम लोग एचसीएफ कर देते। बस सीधा वैल्यू पुटअप करो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर देखे मैंने आपके लिए 25 क्वेश्चन लिए थे। इन 25 क्वेश्चन से अलग अलग चीजें भी आपको बताई थी, तो आज आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। देखिए मैथ्स ऐसा चैप्टर था, इसके अंदर इतनी प्रैक्टिस करनी होती है, इतना आपको समझाना पड़ता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। तो 25 क्वेश्चन आज की वीडियो में बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आई होप आप जितनी चीज आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई होगी, आपने उसको सही से समझा होगा, इंप्लीमेंट किया होगा। अब ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर बताइए, ताकि पता चल सके आपकी मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस कितनी है। इसके बाद एक और वीडियो आपको डालूंगा, तो वो भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसका जितना हो सके वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है। नहीं भाई, सुपर टाइट के नोट्स नहीं बना पाऊंगा, अभी टाइम लगेगा, कई महीने लग जाएंगे बनाने में, तो प्लीज अभी फोर्स मत दीजिए, अभी पढ़ते रहिए जो जो चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है। 25 में से 20 अंजलि यादव, सलमान खान 25 में से 22 और राज वर्मा, नहीं ये तो गए, ठीक है। स्कोर तो बड़े सही आ रहे हैं। आप 20 दिन पढ़ लो, नोट्स के काफी रहेंगे, 20 दिन में तो हो जाएगा। मैथ्स थोड़ा स्पीड के साथ कराऊंगा ना, तो समझ में नहीं आएगा, आपको इसी तरीके से समझाना पड़ेगा मैथ्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग करिए। 25 में से 15 संदीप कुमार, चलो कोई बात नहीं। विपिन कुमार के 25 में से 25 आए, बहुत बढ़िया भाई। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बड़ा अच्छा आपको स्कोर आ रहा है, तो इसी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। कल मिलेंगे 8 बजे, कल 8 बजे मिलेंगे आपकी ईवीएस की पर्यावरण अध्ययन की आपकी पहली मैराथन क्लास होने वाली है। तो कल ठीक 8 बजे रात आप लोग आ जाना, पहली यूनिट के अंदर आपको पर्यावरण अध्ययन का निचोड़ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं 8 बजे, तब तक आप लोग जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यूट्यूब चैनल पर आपको सारा मटेरियल मिलता रहे। और जितना हो सके वीडियो को आप लोग लाइक करिए, एंड आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी। चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, कल मिलते हैं ठीक 8 बजे। थैंक यू, गुड नाइट।